नमस्कार दर्शकों, टेक्निया टॉक के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे समकक्ष जाने माने शिक्षाविद, मेंटर, गाइडर, क्वालिटी एजुकेशन में पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराने वाले डॉक्टर निमेश मिगलानी जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। हम चाहते हैं इनसे चर्चा करें आज। एक नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है, और आज के एपिसोड में हम चाहते हैं कि हम सब इंस्टीट्यूट वालों को ये बता पाएँ ये बॉडी करती क्या है क्या ये बॉडी, क्या इसके काम हैं, और जो इंस्टीट्यूट है किस तरह से क्वालिटी पैरामीटर को अपडेट कर सकता है। शुरुआत करते हैं। नैक असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है ये है क्या है ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो कि 1994 पे आई। इसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। ये पूरे इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करती है। इसके 7 क्राइटेरियाज हैं। जब इनिशियल शुरू हुआ था तो बेयर मिनिमम प्रोग्राम्स पे लोगों को वो किया गया था कि जो रेगुलेटरी बॉडीज कॉलेजेस खोलती हैं उनके जो नॉर्म्स होते हैं उसके पैरेलल पे आप एक बॉडी बनाते हो कि ये तो हो गए कि आपने ये बेयर मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है एक कॉलेज को चलाने के लिए। उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स के एक स्टैंडर्ड लेवल्स हैं। उस लेवल पे आप कहाँ तक फिट बैठ रहे हो। अगर आप फिट बैठ रहे हो तो उसको एक्रेडिटेशन देती है ये बॉडी। तो जब रेगुलेटर एक ऑलरेडी स्थापित हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश कर दिया, जैसे हम बात करते हैं एआईसीटी की, यूनिवर्सिटी सेटअप की, बार बार इंस्पेक्शन करते हैं, तो उन दोनों के ऊपर एक एक्रेडिटेशन बॉडी की मंशा क्या है इसकी फिर? जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताती है। जैसे सपोज करें कि एआईसीटी ने टीचर स्टूडेंट रेशियो पहले 1:15 था, फिर 1:20 किया, फिर 1:25 किया, क्योंकि उनको भी पता था कि जितने इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं उसमें फैकल्टी अवेलेबिलिटी बहुत पुअर थी, तो वो धीरे धीरे उन्होंने कम किया, फिर अब वापस 1:20 पे आ गए हैं। लेकिन एक्रेडिटेशन बॉडीज जो होती हैं वो जैसे एनबीए भी आज की डेट में 1:15 की बात करती है और नैक जो है वो 1:20 की बात करती है। तो ये मेंटेन करके चलती हैं कि 1:20 से कम अगर होगा तो हम क्वालिटी दे रहे हैं। वैसे ही जैसे रेगुलेटरी बॉडीज ये कहती है कि एक प्रोफेसर 2 एसोसिएट प्रोफेसर होने चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज कहती हैं कि जितने स्टूडेंट्स हैं उसके डिवाइडेड बाय 2 और फिर 9 पे करके, तो उस हिसाब से आपके प्रोफेसर बढ़ जाते हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज ये नहीं कहती कि पीएचडी फैकल्टी होनी चाहिए। अगर वो कहती है कि 1:2:6 पे काम करें तो 1 प्रोफेसर 2 एसोसिएट, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट पीएचडी भी हो सकते हैं। लेकिन नैक ये नहीं कहती। नैक ये कहती है कि 60-70%, 80% फैकल्टी जो है वो पीएचडी हो, ताकि बच्चों को क्वालिटी मिल सके। तो ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, वो वेरी करते हैं फ्रॉम एफिलेटेड कॉलेजेस, ऑटोनोमस एंड यूनिवर्सिटीज पे, 7 क्राइटेरियाज पे, उस पे वो एक्रेडिट करके ग्रेडिंग करती है इंस्टीट्यूशंस की। तो जो नैक एक्रेडिटेशन जो इंस्टीट्यूट करवाना चाहते हैं और जो अपने लोगों के साथ में लिखते हैं कि नैक एक A+ है या ए ग्रेडिंग है, ये ग्रेडिंग सिस्टम जो बनाए गए हैं नैक में, कि कोई कह रहा है हमें A+ है, कोई हमें कह रहा है A है या A++ है, एक नॉर्मल स्टूडेंट की नज़रों में इस पर्टिकुलर रेटिंग की क्या महत्व है, इसको वो किस लिहाज से देखे, और क्या ये जो एक्रेडिटेशन जो नैक हमें स्थापित करके दे रहा है, इससे क्या ये आईएसआई बेंचमार्क है हायर एजुकेशन का, या कुछ उसी तरह की कोई चीज़ करी गई है जो रेगुलेटर के नॉर्म से ऊपर है?
ऐसा कुछ? ये होना तो ऐसा ही चाहिए था हम्म, कि एक्रेडिशन अगर ए ग्रेड है या ए प्लस है या ए प्लस प्लस है या बी प्लस प्लस है, पर कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चेंजेस होते रहे। इनिशियली जब शुरू हुआ था तब ए बी सी डी ग्रेड थे, फिर 9 ग्रेड सिस्टम पे आया, फिर वापस ए बी सी डी पे आया, फिर अगेन 9 ग्रेड सिस्टम पे आ गया, और अब जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं, जो बाइनरी सिस्टम कह रहा है, जो इंटरनेशनल एक्रेडिशंस पे बात होती है कि इट्स ओनली यस और नो। जैसे एनबीए भी कहता है कि इट्स एक्रेडिटेड और नॉट नॉट एक्रेडिटेड, एक्रेडिटेड। आप आपका इंस्टीट्यूट एक्रेडिट है या नहीं या है? नहीं है, आपका ओके। प्रोग्राम एक्रेडिटेड है या नहीं नहीं, है, बस बस दो चीज पे आ गया। दो तो चीज पे फिर आ गए। हमारे हिंदुस्तान में कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं और कितने हाँ या ना के समकक्ष अगर हम देखें तो कितने इंस्टीट्यूट और कितने हाँ में हैं? आज की डेट पे जो देखा जा रहा है कि रफली 25 to 30% इंस्टीट्यूशंस ही हैं हिंदुस्तान में जो हाँ की श्रेणी में आते हैं। जो हाँ की श्रेणी में आते हैं। मतलब कहने का मतलब जितना हमारा इकोसिस्टम है हायर एजुकेशन का, हाँ 70% जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं हाँ, जो नैक मोर एक्रेडिटेशन देन में ना की 70% श्रेणी में आते ना हैं। की इसका श्रेणी में मैं आते हैं, आपको अगर मतलब या वो गए नहीं हैं या ना की श्रेणी में ना की आते हैं, श्रेणी में आते ना हैं। की श्रेणी इसका में। मतलब बहुत लंबा फासला तय करना है। बहुत लंबा फासला तय करना है, और ये बाइनरी सिस्टम पे भी उन्होंने इसलिए वर्किंग करी है ताकि जो रिमोटेस्ट लोकेशन पे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे काम कर सकें। जो उनकी अभी ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं उसके उस पे एज पर एनईपी एंड ड्राफ्ट गाइडलाइंस को उसको हर चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है नैक ने इन ड्राफ्ट गाइडलाइंस। तो उम्मीद करते हैं कि जो ये कह रहे हैं अप्रैल मई में लॉन्च करेंगे, तब तक हमारे को सारे क्राइटेरियाज अब दिख मैं पाएंगे। थोड़ा सा इस तरफ से जाना चाहता हूँ। एक गांव का विद्यार्थी है, फार फ्लंग एरिया में रहता है, जहाँ पे उसको नैक के बारे में नहीं पता या उस इंस्टीट्यूट को भी, उसके जो मैनेजमेंट को भी नहीं पता नैक के बारे में। अगर वो करना चाहे कि मैं नैक में आऊँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट को पैरामीटर के ऊपर लेके आऊँ, तो किन किन आयामों को उसको ध्यान में रख के अपने आप को डेवलप करके नैक के अंदर अपने आप को पेश करना चाहिए? क्या पैरामीटर्स उन्होंने बताए हैं, मापदंड बताए हैं, और कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं? उसके लिए जो नैक कहता है कि आपको एक आईक्यूएसी सेल बनाना है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल। ये सेल सभी के लिए मैंडेटरी है? हाँ, वो मैंडेटरी है फॉर अच्छा। नैक एक्रेडिशन। ओके, ये बेस मतलब ये वो बेस बेस मॉडल। ये है, ओके। और उस इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल में हम्म, आप एक कोऑर्डिनेटर रखते हो हम्म, और एक टीम बनाते हो, हम्म। और उसमें स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व करते हो, स्टेक होल्डर्स में कौन कौन है? मेरे को लगता है फैकल्टी पेरेंट्स, और अच्छा। फैकल्टी, ओके। एलुमनाई, स्टूडेंट्स, इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मतलब सारे पांचों ही आ सारों गए हैं? सारे सारे आ जाते हैं। इवन अच्छा। उसमें वो एनजीओ वर्कर्स की भी बात करते हैं, ओके ओके, जो मतलब पूरा आसपास इकोसिस्टम ही पकड़ लिया उन्होंने। पूरा इकोसिस्टम है। हाँ। उसमें वो कोशिश करते हैं कि आप उनके जितने पैरामीटर्स हैं वो साल में एक बार अच्छा। आप उसको कवर करें उस मीटिंग में, और उस पर डिस्कशन करें ओके। कि हमारा इंस्टीट्यूशन उस पर क्या कर सकता है और उस पर आगे कैसे बढ़ सकता है। उसको लेके अगर हम फॉलो करते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अचीव द एक्रेडिशन। अभी हाल ही में अभी मीडिया के अंदर बहुत बात चल रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे आयाम स्थापित हुए। मेरे को लगा हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक एक तरह की एक तरह का रूपरेखा में क्रियान्वित करते दौरान काफ़ी कुछ चेंजेस आए। क्या एनईपी का असर नैक के ऊपर भी आया है? क्या ये उससे अलग है या उसके साथ मिल के चल रहा है? नैक ने 2020 में ही जब ये आया था हाँ हाँ। तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया था। तो अच्छा, नैक ने इस पे। ब्यूटी ऑफ एक्रेडिशन इज हाँ हाँ।
कि ये जितनी नई चीज़ें आती हैं उनको साइमल्टेनियसली इनकॉर्पोरेट करते चलते हैं। ओके। जैसे हम बात करें इंडियन नॉलेज सिस्टम की, या हम बात करें मूक कोर्सेज की, स्वयं कोर्सेज की, या हम टीचिंग लर्निंग में डिफरेंट पेडागोजीज की बात करते हैं, या हम उस पे ग्रीन ऑडिट्स की बात करते हैं। वो जैसे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेशर होता है कि इन एरियाज में फोकस करना है, इवन एसडीजी गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन वाले जो हैं, उनके भी कई पैरामीटर्स को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इवन जो अभी बाइनरी सिस्टम आ रहा है उसमें भी वो क्वेश्चन आ गया है, जो ड्राफ्ट रेगुलेशन आई है, कि एसडीजीज पे आप क्या काम कर रहे हो। तो इसके पीछे मंशा क्या है? मतलब हम पूरे सिस्टम को लेके हायर एजुकेशन में इंजीनियर बनना चाह रहा है बच्चा, वो बनना चाहिए, इसके पीछे हमारी मंशा क्या है? हम क्या बच्चे के साथ क्या करना चाह रहे हैं कि तुम्हें यूनाइटेड नेशन एसडीजी भी देखना है, तुम्हें क्या कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम भी समझना है, तुम्हें मूक्स भी समझना है, तुम्हें क्या कहते हैं, आपने बोला कि नए विधाएं कौन कौन सी आ रही पढ़ाई की वो भी देखनी है, और उन सबको ध्यान रख के इंजीनियर भी बनना है, और उससे हम क्या, मतलब हमारी मंशा क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, आउटकम क्या होना चाहते हैं? देखें, आज की डेट में जब हम ग्रो हो रहे हैं और जिस तरीके से इंडस्ट्री बूम कर रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले होती थी 50 साल 100 सालों में, लेकिन अब विद इन 10 ईयर्स इंडस्ट्रीज चेंज हो रही हैं। साइमल्टेनियसली एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज होना पड़ रहा है। सेकेंड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी जी का वो है सबका साथ सबका विकास, उस पे वो चाह रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आज की डेट में जो रिक्वायरमेंट है, वो भले रीजनल है, नेशनल है या ग्लोबल है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकता। स्किल सेट देने की बात हो रही है। स्किल सेट्स देने की बात हो रही है। तो वो जब तक वो सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे, तो फिर या तो जो जैसे हमारी 1976 में पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद आई नहीं और हम उसी धर्रे पे चलते रहें और वही चीजें पढ़ाते रहें, तो उससे बच्चा कहाँ पहुंचेगा। अभी मैंने देखा है हर जगह क्लासरूम में जाते हैं और सिस्टम में देखते, पहले हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते थे, अब सीधी सीधे बात आता है कि मैं आपकी क्लास में आऊँ क्यों, आउटकम बताओ, मैं क्यों हूँ आपकी क्लास में। तो इसके पीछे यही मंशा है, समझ रहे हैं? ये आउटकम्स आउटकम आज की डेट में आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात चल रही है। हाँ, मैं इस पे थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। हाँ। क्या हिंदुस्तान में आउटकम बेस्ड एजुकेशन अभी आया है? पहले भी था। ये तो जब आप समझें कि महाभारत के टाइम पे, मैं एग्जांपल देता हूँ लोगों को, कि गुरु द्रोण जो थे और उनके 105 स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट के लिए उन्होंने डिफरेंट स्किल सेट दिया था। वो क्यों दिया था, ये कैसे दिया था? अगर अर्जुन ने रात को बो एंड एरो से कर रहा था प्रैक्टिस, तो ही कुड विजुलाइज कि इसकी इंटेंशंस क्या है। तो आज की डेट में जब एक टीचर 60 बच्चे की क्लास को पढ़ा रहा है, तो और वो भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो क्या वो उस पर फोकस नहीं कर सकता कि हर बच्चे की क्या मंशा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसको मुझे कैसे पढ़ाना है? कुछ बच्चे तेज होंगे, कुछ बच्चे मीडियोकर होंगे, कुछ बच्चे वीक होंगे। बिल्कुल होंगे। तो तीनों के लिए इंटेंसिटी अलग चाहिए और एक ही टीचर है। नहीं, वो तो जब वो तो 105 थे, वो एक थे और वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे उनको। यहाँ तो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है एक टीचर 60 बच्चों में। एक इंस्टीट्यूशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एनसीआर पे, जिन्होंने पेरेंट्स आए बच्चे के पास और कहते हैं कि जी ये लिख नहीं सकता थ्योरी में,
लेकिन काम सारे कर सकता है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दो, प्रोजेक्ट्स दे दो, सब कर लेगा। उसको ऐसे 4-5 बच्चे मतलब उन्होंने, जो शिक्षा प्रणाली है तो फेल हो जाएगा बच्चा वो, लेकिन हाँ, उसको लेकिन सब कुछ आता उसको है। उन्होंने 4 साल तक इसी तरीके से पढ़ाया हाँ, और बच्चे की बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी हो गई। ओके। तो जरूरी नहीं है कि हमने उसको उसी तरीके से पढ़ाना है। निगलानी जी, हम काफ़ी देर से इस विषय पे चर्चा भी करते आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने बताया, नैक के बारे में बताया आपने, लेकिन 2024 के अंदर 30 जून के आसपास एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि इससे पहले के टाइम में जो HEIs हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, 7 सूत्री कार्यक्रम के तहत अपने आप को मोमेंटम ले सकते हैं, या इसके बाद की तारीख में नैक 10 सूत्री कार्यक्रम पे चेंज हो जाएगा। अभी हाल के कुछ टाइम में हमने ये देखा है कि नैक ने फिर चेंज किया है कि जो इंस्पेक्शन करने की टीम आती है, पीयर रिव्यू टीम आती है, वो टीम भी आपके हाइब्रिड मोड पे आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ये चेंजेस आ रहे हैं, और इन चेंजेस का हम एज ए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, फैकल्टी इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चैलेंजेस को कैसे कंप्लीट करें, या कैसे इसको देखें, या ये क्या सॉल्यूशन की तरफ जाए, या किस तरह से अपने आप को अग्रणी श्रेणी में रख पाए इंस्टीट्यूट। पहला, उसके लिए जो इंस्टीट्यूट 7 सूत्री कार्यक्रम में है। दूसरा, वो इंस्टीट्यूट जो हमारे 10 सूत्री कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो पहले मैं आपसे पुराने वाले 10वें 7 सूत्री कार्यक्रम की तरफ आपसे चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा मार्गदर्शन करें कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 7 सूत्री कार्यक्रम में कैसे मोमेंटम लें। सर, जो 7 क्राइटेरिया वाली आप बात कर रहे हैं, वो नोटिफिकेशन शायद फरवरी का था। उसमें डेट 30 जून की थी हाँ जी। कि 30 जून से पहले जो इंस्टीट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं वो 7 उस पे जाएंगे, 10 वाला उसके बाद से होगा। लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। तो वो 10 आता है या 9 आता है, वो ड्राफ्ट आया है, एक्चुअल तो अभी नहीं आया है। दूसरा, लागू नहीं हुआ है, मतलब जो न्यूज़ में आया है वो ड्राफ्ट है। वो ड्राफ्ट है, मतलब अभी कोई मैनुअल उसका प्रॉपर लागू नहीं हुआ है। नहीं, उसमें क्या है, जो यूजीसी ने आईडीपी की गाइडलाइंस निकाली थी, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान की, हाँ। उस पे उन्होंने 3 चीजें डाली थी, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। ओके। उसके बेसिस पे नैक ने जो ये 10 सूत्री एजेंडा बनाया है, फॉर्मेट बनाया है, उसमें भी उन्होंने इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस ही डाला है। क्राइटेरियाज को उस पर फोकस किया है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस पे, और इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू आईडीपी, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। तो अगर एक इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट प्लान बना हुआ है और वो उस हिसाब से है, तो एक इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेशन के लिए बहुत आसानी से काम कर सकता है। मीन से जो 7 जो क्राइटेरिया दिए गए, हर क्राइटेरिया के ऊपर इनपुट, हाँ, प्रोसेस, हर क्राइटेरिया पे नहीं, उसमें क्राइटेरिया वाइज ये क्राइटेरियाज हैं जिसमें इनपुट चाहिए, ये क्राइटेरियाज हैं जिसमें आउटपुट चाहिए, और ये क्राइटेरियाज हैं जिसमें प्रोसेस चाहिए। जैसे गवर्नेंस वाला है, वो पूरा प्रोसेस है। इनपुट है जहां बच्चे आ रहे हैं, फैकल्टी का इनपुट दिखा रहे हैं, मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, वो दिखा रहे हैं, तो वो इनपुट है। आउटपुट है जहां हम प्लेसमेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां हम पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, जहां हम पब्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान में हम इनपुट की बात करेंगे, आउटपुट की बात करेंगे, तीनों चीजों की बात करेंगे। प्रोसेस पे भी फोकस करेंगे, हम प्रोसेस पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि जब तक आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम उसका आउटपुट अचीव नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आपकी तरफ से ये हुआ कि 4 क्राइटेरिया पहले वाले जैसा हमने बताया वो इनपुट का पार्ट हो गए, फिर एग्जैक्ट 4 नहीं मुझे याद अभी, वो देखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ उसका गाइडलाइंस हैं कि ये वाले क्राइटेरियाज जो हैं वो इनपुट के पार्ट हैं, ये आउटपुट का पार्ट है, और ये प्रोसेस का पार्ट है। वो तो जब तक क्लियर नहीं आ जाती गाइडलाइंस, तब तक तो उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मोटा मोटा जो पहले जो 7 क्राइटेरिया थे उसी को ऊपर नीचे किया गया होगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स उसी के हैं,
और कुछ बाइफर्केशन कर दी गई हैं क्राइटेरियाज में उन्हीं 7 में से, और कुछ नए चीजें डाली गई हैं। तो सर हम पहले क्रेडिटर की बात करते हम पढ़ते हैं 1.1.1 पहली चीज जो प्लानिंग का पार्ट होता है। अभी हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हम सही जगह पे पहुंचेंगे, अगर हमारी प्लानिंग ही सही नहीं होगी तो कहीं पे नहीं पहुंच सकते। 1.1.1 किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जो कि कंपास का काम करता है। मतलब हमारा जो दिशा मार्गदर्शन करने वाला जो कंपास होता है 1.1.1 पे नजर मार लो तो आपको पता चल जाएगा ये जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट किस दिशा में जाना चाहता है। तो इस 1.1.1 पे जब प्लानिंग की बात करते हैं क्या क्या चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए, किस किस तरह से इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्या क्या आपका इस पे? देखिए, जो मेजर इश्यूज हैं, सबसे पहले तो है करिकुलम। करिकुलम जो डिज़ाइन है आज की डेट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है कि 2030 तक सारे इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस हो जाएं, ताकि हर बच्चा डिफरेंट करिकुलम पढ़े और उस करिकुलम के बेसिस पे आगे डेवलपमेंट्स हों। तो अगर आप करिकुलम की बात कर रहे हो तो जब तक आपके पास फैकल्टी नहीं होगी, वो एक्सपर्टीज नहीं होगी फैकल्टी की, तब तक आप वो करिकुलम पढ़ा नहीं सकते। और अगर करिकुलम के लिए फैकल्टीज हैं, उनकी डेवलपमेंट करानी है, तो गवर्नेंस में अगर आपके पास गाइडलाइंस नहीं होंगी कि हमने एफडीपीज करानी है या फैकल्टी को बाहर भेजना है फॉर कॉन्फ्रेंस, या वो सारी प्रोसेसेस पे आपके पास राइटअप्स नहीं होंगे और प्रोसेसेस नहीं होंगे, तब तक इंस्टीट्यूशंस फैकल्टी को ग्रो ही नहीं कर सकता। जब फैकल्टी ग्रो नहीं होगी तो आपका वो करिकुलम वैसे का वैसे ही रहेगा, बेयर मिनिमम पे जाएगा, बच्चे भी कुछ सीख नहीं पाएंगे। बच्चे भी नहीं सीख पाएंगे। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो मैं अक्सर फैकल्टी के सामने तो नहीं कहता हूँ, कि वेरी सॉरी टू से कि एजुकेशन सेक्टर पे फैकल्टी वो है जो सारे बैक बेंचर्स रहे। ये अच्छे लोग जो हैं वो कड़वा इसमें सच आ है रहे एक, हैं। हाँ, कि जो अच्छे थे उनकी प्लेसमेंट हो गई, अच्छी जगह चले गए। अच्छी जगह चले गए। बहुत कम लोग रहे जो पुराने जमाने में कि हम गुरु बनना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो देने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। क्षमता होनी चाहिए। और जब स्टूडेंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने मास्टर्स कर ली, फिर पीएचडी कर ली। और अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिकल करा ही नहीं एक इंस्टीट्यूशन में, तो वो आगे जिंदगी भर पढ़ाएगा कैसे उसको? मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसकी है ही नहीं, है ही नहीं, उसने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। किया ही नहीं। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है सपोज करें, हाँ, और उसको उसने टच ही नहीं करा कभी। तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि हमारा जो रेगुलर सिस्टम है उसका एग्जीक्यूशन हमारा वो प्रोसेस, कॉरेस्पॉन्डेंस जैसा चल रहा है, हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस इंस्टीट्यूट जैसा चल रहा है। अगर एक्सपीरियंशियल नहीं लर्निंग नहीं होगी तो इट्स एज गुड एज कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। यस। तो उस पे सबसे पहले हमें अपने प्रोसेसेस में ये बनाना पड़ेगा कि हम फैकल्टी को अपग्रेड कितना करते हैं और कितना रेगुलरली अपग्रेड करते हैं। जब तक फैकल्टी अपग्रेड नहीं होगी रेगुलरली, तब तक इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी नहीं आएगी। तो आपका फोकस एरिया स्टूडेंट के तरफ, तो आप फैकल्टी को आपने टारगेट किया कि फैकल्टी की क्वालिटी अगर अच्छी होगी हाँ जी, तो डिलीवरेंस अच्छी होगी, डिलीवरेंस होगी तो आपका करिकुलम हो सकता है स्ट्रांग बने। जो डिलीवरेंस ऑफ द करिकुलम है। हाँ, वो करिकुलम का कंटेंट स्ट्रांग बनेगा, नहीं तो बेसिक रह जाएगा। जो मैं ये क्वालिटी फैकल्टी और करिकुलम की बात कर रहा हूँ, ये नैक की भी रिक्वायरमेंट है और हमारे एचईआईज की भी रिक्वायरमेंट है और भारत देश की भी रिक्वायरमेंट है। सर जब हम बात करते हैं टीचिंग की
हम जब बच्चों को पढ़ाते थे हमें कहा जाता था कि टीचिंग और रिसर्च एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। बिल्कुल। इट्स अ अदर साइड ऑफ, अगर टीचिंग विदाउट रिसर्च इज नथिंग एंड रिसर्च विदाउट टीचिंग इज नथिंग। सो रिसर्च को क्या वेटेज लेके चलता है नैक, और हमें फैकल्टी को रिसर्च कंपोनेंट को कैसे क्वालिफाई करना चाहिए, कैसे क्वालिफाई करें इस पॉइंट को? अभी तक जो पैरामीटर्स थे उसमें एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए रिसर्च पे ज़्यादा फोकस नहीं था, नहीं था। बट ऑटोनोमस और यूनिवर्सिटी में इट वाज ऑलमोस्ट 20% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो उसमें मेरी फीलिंग जो है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फैकल्टी जब तक रिसर्च में नहीं जाएगी तब तक उसका नॉलेज एनहांस हो ही नहीं सकता। सर देखो, अभी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो यूजीसी की आई हैं, 5 आयाम रख दिए उन्होंने उठा के रिसर्च कंपोनेंट के अंदर। आप देखिए, पब्लिकेशन ISBN ISSN दोनों जगह होने चाहिए उसके, रिसर्च प्रोजेक्ट होने चाहिए उसके अंदर PhD होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उस फैकल्टी को कुछ बुक भी लिखी होनी चाहिए। तो बुक या कहने को चैप्टर्स। हाँ, बुक चैप्टर्स लिखे होने चाहिए, और बच्चों को रिसर्च करवानी भी पड़ती है। तो 5 जो विधाएं लिख दी गई हैं, और फिर इसको जोड़ दिया गया कैश के साथ में, कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के साथ में। और ये कैरियर एडवांसमेंट स्कीम आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन कहीं तो सब कुछ गई हैं, लेकिन क्रियान्वयन में और उनके एक्चुअल मूल रूप में कहाँ तक ये सार्थक हो पाता है, और नैक का क्या रोल है इसको प्रोपोगेट करने के लिए? नैक का रोल नहीं है, नैक तो सिर्फ वैलिडेट करती है कि आप कितना काम करा रहे हो, कैसे कर रहे हो। मेजर काम जो है, आपने ठीक कहा कि ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं सिस्टम में। मैं शुरू से, जब से मैंने ये काम शुरू किया था मेंटरिंग टू इंस्टीट्यूशंस, मैं फैकल्टी को ये कहता था कि आपने पेपर नहीं लिखा, लेकिन आप जाएं उस कॉन्फ्रेंस में बैठें और सुने। पहले सुने, पार्टिसिपेट नहीं करें, एज ए हाँ, पेशेंट लिसनर सुने। सुने। सुने 2-3 कॉन्फ्रेंसेस पे जाएं और सारे सेशंस पे बैठ के सुने, सुने बिल्कुल ऐसे। और उसको आके अपनी जो दूसरी फैकल्टी है उसको बताएं कि आपने क्या सीखा। नया क्या सीखा, वैल्यू एडिशन क्या है। या सेकेंड, जब फैकल्टी जाएगा उसका विजन ब्रॉडन होगा, तो जब बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो जो चीजें वो नई सीख के आया होगा वही बोलेगा। वो उसको साथ में इनकॉर्पोरेट करके बोलेगा। तो वो जो इनकॉर्पोरेट करके बोलेगा, तो वो एक हम एडेड चीज दे रहे हैं टू स्टूडेंट्स। जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वही हम बच्चों को बताएंगे। वही हम बताएंगे। जो हमने देखी नहीं तो हम क्या बताएंगे? तो जो शुरू के इंस्टीट्यूशंस पे जब हमने काम शुरू किया था, वो इंस्टीट्यूशंस जब एक्रीडेट हो गए तब उन्होंने ये कहा कि सर अब हमें ये मत कहना कि सिर्फ अटेंड करके आ, क्योंकि हम प्रॉपर जर्नल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं पेपर। उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आया, कॉन्फिडेंस आ गया, कॉन्फिडेंस लेवल आया। बिल्कुल। तो वो जो फैकल्टी एनहांस हुई, और उसके बाद वो आज की डेट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके बैठी है, वो आज भी कहती है कि सर आपने सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया, आपने चैनलाइज किया, मैंने सिर्फ चैनलाइज किया। मैंने मैनेजमेंट को ये कहा, रिक्वेस्ट करी कि ये जाता है तो जाए, एक छुट्टी तो जा रही है ना, दे दो उसको छुट्टी, एकेडमिक लीव दो उसको, सुन के आए और आके सबको सिखाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नई फैकल्टी आ रही है, हमें उसको मेंटर करना चाहिए और उसको ट्रेन करना चाहिए कि रिसर्च करते कैसे हैं। तो कहने का मतलब सर आपका है कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, 100% इन्वेस्ट करना चाहिए। जितने सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एक इंस्टीट्यूशन में हैं, वो जूनियर फैकल्टी मेंबर्स के मेंटर बने,
और उनसे काम करवाएं, उनसे आगे लेके चले, तभी इंडिया ग्रो करेगा। सर मैथ के अंदर हम जो मूल रूप से देखते हैं 1000 नंबर की मार्किंग होती है, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो क्राइटेरिया 2 है 350 नंबर का सबसे भारी भरकम क्राइटेरिया है, जो 1000 में से 350 नंबर की हैसियत रखता है। वो एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए है, अच्छा। लेकिन जब हम ऑटोनोमस और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो नीचे गिर के 100-150 पे आ जाता है अच्छा। 1000 में से। तो अभी के जैसे आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, 1000 यूनिवर्सिटी हैं, 52,000 से ऊपर हमारे इंस्टीट्यूशंस भी इंस्टीट्यूट है, है। यस। तो जब आपने बताया 30% ने हाँ करी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि 30% ने जो ना की संख्या में वो इंस्टीट्यूट ज्यादा होंगे ज्यादा। यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। तो मैं उस मेजर फैक्टर की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो 70% की कैटेगरी में आ रहे हैं, ना की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो इस पॉइंट को 350 नंबर वाले पॉइंट को, बिकॉज 350 नंबर पॉइंट में कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं आप नैक में पा सकते। तो इस क्राइटेरिया 2 को कैसे बैलेंस करें, क्या करें, किस तरह से वो आगे बढ़े कि ताकि ये क्राइटेरिया 2 उनका निखर के आए, ताकि वो एक मोमेंटम गेन करे इस चीज को। देखो, क्राइटेरिया 2 में जो पहले था उसमें एडमिशंस थे, फैकल्टी थी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था, फिर एग्जामिनेशन भी था हाँ जी। और रिजल्ट्स थे। हाँ, रिजल्ट्स थे, अटेनमेंट भी आता है, और कहीं कहीं और पे उसमें ग्रीवांस भी एक आता है। मेंटर सिस्टम, स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, जिसका अब वर्ड चेंज हो गया, अब वो डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट्स की बात करते हैं। नेगेटिव कनोटेशन। हाँ, तो उस पे तो टीचिंग लर्निंग हमें बहुत एनहांस करनी पड़ेगी, हमारे टीचर्स को बहुत मैच्योर होना पड़ेगा। तो घूम फिर के सर अल्टीमेटली टीचर और फैकल्टी और स्टूडेंट के अंदर हम लर्निंग प्रोसेस को कैसे एनहांस करेंगे, यही पॉइंट पे आगे मामला रुका। जब तक फैकल्टी ग्रूम नहीं होगी तो लर्निंग हो नहीं सकती, तब तक लर्निंग नहीं हो सकती। सारी दुनिया कहती है कि हमने इंस्टीट्यूशन बना दिया, करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए, फैकल्टी भी रखी, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे जी। बच्चे आएंगे कैसे सर? जो फैकल्टी है वो पढ़ाने लायक नहीं है या पढ़ा नहीं पा रही है, ट्रेन नहीं है। अगर ट्रेन है तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने आप को अपडेट कर सके। कई इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे फैकल्टी अपडेटेड हो नहीं पा रही है क्योंकि वो दूसरे कामों में इतने सारे बिजी रखते हैं कि फैकल्टी अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाती। सर मैंने जहाँ तक समझा है, आजकल के टाइम में हम जो टीचिंग करने आते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं, बीटी लेवल की बात करते हैं, और जो हमने समझ पाए हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस भी हम बच्चों को फ्रेम करके देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर दिए, शॉर्ट नोट क्वेश्चन कर दिए, छोटे बहुत इलस्ट्रेटेड कर दिए। अब वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो हम चौथे लेवल पे आके रुक जाते हैं, ना हमारे में इवेल्युएशन आती, ना हमारे में क्रिएटिविटी आती। वो तो करिकुलम का पार्ट ही नहीं है ना। जो आपका एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम है, देखो उसमें मैं यूनिवर्सिटीज को ब्लेम नहीं करूंगा, उसमें इंस्टीट्यूशन का पार्ट है। इंस्टीट्यूशन को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए। जो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, मैंने एक दो एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज पे भी काम किया और मैंने उस पे उनको ये कहा भी, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज को, कि आप अपना करिकुलम डिफरेंट बनाएं और एफिलेटिंग कॉलेजेस का करिकुलम डिफरेंट बनाएं। एक मॉडल देके छोड़ दें, अपने आप को अपग्रेड करें। हाँ, क्योंकि जब हम नैक में एफिलेटिंग इंस्टीट्यूशन जाएगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन एक रूरल में है, एक अर्बन सेक्टर पे कॉलेज है, सेम एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी है, तो उसके पास फैकल्टी और अदर जो चीजें हैं, साधन हैं, वो उतने नहीं होंगे रूरल वाले के पास जो अर्बन वाले के पास होंगे। तो अर्बन वाला स्केल अप कर सकता है, रूरल वाला उतना नहीं कर सकता। तो इसलिए एक बेसिक करिकुलम बनता है बाई एफिलेटिंग यूनिवर्सिटीज। लेकिन जब यूनिवर्सिटी खुद अपनी एक्रेडिटेशन के लिए जाना चाहती है तो दे शुड कम अप विद देयर ओन करिकुलम
जहां पे वो ये दिखा सके कि हम क्या किस लेवल पे ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को। उस पे अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसको लेना चाहता है तो वो ऑटोनमस बने, ऑटोनमस बन के उसको ही अडॉप्ट करे या उसके और एनहांस करके उस पर काम करे। तो नैक जो है वो ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपको एसेस करता है और पैरेलली आपके क्राइटेरिया वाइज ग्रेडिंग सिस्टम को करके ओवरऑल एक ग्रेड देता है। जब तक इंस्टीट्यूशंस साइमल्टेनियसली सारे पैरामीटर्स पे काम नहीं करेगा तब तक ग्रो नहीं हो सकता। सर 1 और 2 जो क्राइटेरिया हैं, काफी कुछ एजेंडा दोनों में स्नोबॉल करता है। जैसे आप बात करते हैं नंबर 1 क्राइटेरिया में क्रॉस कटिंग, अब क्रॉस कटिंग वहाँ पे एग्जाम्प्लीफाई कर दिया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी एग्जाम्प्लीफाई कर दिया गया, एनरिचमेंट एग्जाम्प्लीफाई कर दिया गया। उसका असर जो है क्रेडिट 2 पे लाते हैं लोग। जब हम बात करते हैं तो प्लानिंग हमने कर दी बहुत अच्छी, हमने वैल्यू एडेड कोर्स भी रख लिए, हमने क्रॉस कटिंग भी सिलेबस के अंदर डाल दिया, और हमसे एक्सपेक्टेड क्या है नंबर 2 के अंदर? अब जेंडर सेंसिटाइजेशन और आपका जो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन क्राइटेरिया क्रॉस 2 में नहीं, कटिंग में नंबर 1 में आता है, क्रॉस कटिंग के पॉइंट में। वो तो करिकुलम से रिलेटेड है। हाँ, वो प्लानिंग किया। वो उसमें ये है जैसे यूजीसी ने कई साल पहले एनवायरनमेंट को मैंडेटरी कर दिया था सारी यूजी प्रोग्राम्स पे। तो वही चीजें हैं कि ह्यूमन वैल्यूज को जब एआईसीटी और यूजीसी आज की डेट में एम्फेसाइज कर रही है कि करिकुलम में होना चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो उसी उसमें जेंडर के से रिलेटेड जो करिकुलम्स हैं और आप जो करिकुलम पढ़ा रहे हो उसमें जेंडर कहाँ पे फिट इन होता है उसको हम देखें। हाँ, फिर हम गायब हो गए, पता नहीं कहाँ से हुए। क्वेश्चन ही सर ने इस पूरे नैक के रूपरेखा को देखा जाए तो हमारा देश आने वाले वर्षों में अपने आप को कहाँ पाता है, इससे हम क्या अर्जित कर पाएंगे, क्या दिशा हमारा तय करेगा, दिशा दशा क्या तय करेगा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत समझदारी से आगे चल रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हैं तो डेवलप्ड कंट्री में कितने इंस्टीट्यूशंस आपके एक्रीडेटेड है वो एक क्वेश्चन मार्क है, जो आज की डेट में हम 30% की बात करते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। हाँ, तो हम ये चाहेंगे कि ये 55, 60, 70, 75% इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिट हों और तभी हम डेवलप्ड उसमें आएंगे। और जितने भी ये पैरामीटर्स आ रहे हैं एक्रेडिटेशन के, वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के ऊपर ही फोकस्ड हैं पूरे के पूरे। और जब हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो हर पैरामीटर पे क्या बेंचमार्क होना चाहिए, वो बेंचमार्क नैक देता है हमारे को, और हम उस पे काम करके उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम 75% इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिटेड करने की बात कर रहे हैं 2035-40 या जो भी 30 तक, तो वो 100% ऑटोनोमस करने की बात कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो अच्छी बात है अगर हो सके तो, लेकिन 2035 या 2040 जो नेक्स्ट विजन होना चाहिए, वहाँ तक तो 75-80% इंस्टीट्यूशंस ऑटोनोमस हो जाएं और एक्रेडिटेड हो जाएं। तो वो जो क्वालिटी होगी इंस्टीट्यूशंस की और जो बच्चे उससे निकल के बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से जीईआर भी हमारा बढ़ेगा, तो उसको सबको देखते हुए ये नैक रेगुलरली अपडेट करता है, टेकिंग फीडबैक्स फ्रॉम HEIs एंड अदर स्टेक होल्डर्स, और अपग्रेड करते करते इस स्टेज पे पहुंचा है जहां पे वो बाइनरी सिस्टम की बात कर रहा है और ऑनलाइन हाइब्रिड मोड पे एक्रेडिटेशन करने की बात कर रहा है। वो सारे पैरामीटर्स को काम। तो कुल मिला के आज की जो वार्ता हमारी रही नैक के विषय में, आने वाले
कुछ सालों में हम ये देखेंगे हमारे देश की जनसंख्या जो भी इसमें हायर एजुकेशन में जा रही है, एक बेटर एम्प्लॉयड होगी स्किल सेट के साथ में, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएगी नैक के कारण। और आने वाले टाइम में हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड एरिना के ऊपर इंडिया कहीं ना कहीं, जो हम बात कर रहे हैं, एक अग्रणी श्रेणी में अपने देश को रखने की, डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में लाने का जो लक्ष्य आपने बताया, वो अचीव करने के लिए टारगेट मैं हम इस पे आगे एक बढ़ रहे और हैं। छोटा सा पॉइंट लेना चाहूंगा। हाँ जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या मोदी जी का ये लक्ष्य नहीं है कि हमारा एम्प्लॉयबिलिटी हो, हम सेल्फ सस्टेन हो, एंटरप्रेन्योर बने। स्किलिंग से ये नहीं है कि हम एम्प्लॉयबल करें, हम एंटरप्रेन्योर्स बने और हम अपना खुद का इकोसिस्टम क्रिएट हम करें। अपना इकोसिस्टम क्रिएट करें। अगर अखंड भारत की जब मैं बात करता हूं तो उसमें हमारी जो पॉपुलेशन थी वो पूरी की पूरी एम्प्लॉयज नहीं थे। वो राजा के पास जो काम करते थे वो एक कुछ एम्प्लॉयज होंगे या सेना में होंगे या जैसे होंगे, लेकिन बाकी सारे सेल्फ सेल्फ सस्टेन सस्टेन्ड एम्प्लॉयज थे, सेल्फ सस्टेन थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, अलग अलग उस पर काम करते थे। दे आर नॉट लुकिंग आउट फॉर एम्प्लॉयमेंट। नो, हमारी शिक्षा नीति वो होनी चाहिए कि हमें एम्प्लॉयबल लोगों को बनाना है, दूसरी कंट्रीज के लोगों को बनाना है। हम तो इतने ग्रो करें कि हम उस लेवल तक पहुंचे कि जहां पे हम जॉब बांटे, जॉब बांटे, जॉब ले नहीं, जॉब जॉब सीकर्स बांटे। ना बने, हाँ, जॉब क्रिएटर बने, तो कहने का मतलब HEI जॉब क्रिएटर्स बनाए, ना कि जॉब एम्प्लॉयर्स बनाए, सीकर्स नहीं। सीकर्स बनाए। वेरी राइट। तो आज की हमारी जो चर्चा रही है कि देश में हम जॉब क्रिएटर बनाएं, ना कि जॉब सीकर्स बने, इस बात के तहत हम इसको पूर्ण विराम देते हैं। थैंक यू डॉक्टर मिगलानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी नैक के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ जो फैली हुई थी, जो कन्फ्यूजन फैला हुआ था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, स्पेशली फैकल्टीज़ को, बच्चों को, और आने वाले जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं अलग इंस्टीट्यूट्स को, कि ये नैक है क्या, नैक के बारे में विभिन्न भ्रांतियाँ फैली हुई थी। काफ़ी हद तक वो उनकी दूर हुएंगी, बच्चों की दूर हुएंगी, उनके माता पिताओं की दूर हुई होंगी। और हम चाहते हैं इस तरह की हमारे कार्यक्रम और बनते रहें। टेक्निया टॉक शो में आप हमारे साथ जुड़ें और आने वाले टाइम में नए नए एपिसोड्स हम करेंगे आपके माध्यम से। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस तरह की जानकारी और मुहैया कराएं, ताकि और लोग इसके बारे में जानकारी, जो भ्रांतियाँ दूर हो, और एक एनलाइटमेंट का काम आगे हम बढ़ा सकें। धन्यवाद मिलानी जी, थैंक बहुत यू, आपका धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ दर्शकों, मैं डॉक्टर अजय राठौर टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के टेक्निया टॉक शोज़ के पहले एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले टाइम में और भी रोचक जानकारियाँ आपको देंगे। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए और हमारे टेक्निया टॉक शो को सक्सेसफुल बनाइए और हमारे साथ जुड़िए। और इस जानकारी, बेहतरीन जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।